स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का पेपर आज मॉक नंबर 2 जो है वो बहुत बेहतर हुआ होगा आप में से जिन्होंने पेपर दिया, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत आप सबके अपने परिवार में और आज के इस मॉक पेपर नंबर 2 में। चलिएगा, जिन्होंने पेपर दिया है बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतर आप लोगों ने मैथ्स में स्कोर किया होगा, क्योंकि स्टार्ट की 3 जो मॉक पेपर होने हैं वो बहुत बेसिक स्तर के हैं। धीरे धीरे चीजें थोड़ा सा लेवल पर जाएंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, ज्यादा हवा में भी नहीं आना है। आज के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स को पढ़ना ही बंद कर दो। आज बेसिक लेवल का मैथ्स था। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस मॉक पेपर को। एक बार के लिए अपने सभी दोस्तों तक सेशन शेयर जरूर कर दें आप लोग, और आप ही का एप्लीकेशन अभ्यास मैथ्स यहां तक अभी तक भी अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर इसे डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पर अभ्यास मैथ्स लिखोगे तो आपका ये एप्लीकेशन आपको दिखेगा। बाकी कमेंट सेशन में लिंक भी पिन कर दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ भी आप किसी भी पेड कोर्स के अंदर जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़िए, आप भटकिए मत, कहीं से कहीं पढ़ना शुरू करिए। किसी भी टीचर से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, कहीं भी जगह से एक जगह रुकिए आप लोग और पढ़ना वहां से शुरू करिए। विश्वास करिए कि जो टीचर आपको करवा रहा है उसने बेस्ट ही करवाया है आपको। लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब पे हमेशा ढूंढते ही रहोगे तो आप हमेशा ढूंढते ही रह जाओगे। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, हर टीचर बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ही सब कुछ अच्छा करवाया है, हर टीचर ने अपना बेस्ट दिया ही है। तो आज हम लोगों ने अपनी इस एप्लीकेशन पर एक स्पेशल मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जो कंप्लीट बैच रहेगा, जिसके अंदर बेसिक से एडवांस स्तर का कंप्लीट मैथ्स सिखाऊंगा, जो राजस्थान के हर एग्जाम को टारगेट होगा। राजस्थान का होने वाला कोई भी पेपर, इससे बाहर मैथ्स का कोई सिंगल सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। कंप्लीट मैथ्स यहाँ पे आप सीखेंगे। जो अभी के लिए इस वीक में 699 की जगह 599 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सारी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर भी फ्री रहेंगी। टेस्ट सीरीज तो हमारे किसी भी कोर्स में जुड़ जाएगी। अच्छा, आप पटवार चैंपियन बैच में जुड़े हो तो यहाँ भी जितनी टेस्ट सीरीज आएंगी सब फ्री हैं। आरएम बैच जो 4th ग्रेड के लिए है, इसके लिए भी सारी टेस्ट सीरीज फ्री हैं। शिक्षा साथी बैच जो रीट लेवल 2 के लिए चल रहा है, मिशन पटवार वीडियो कोम्बो बैच, किसी भी बैच के अंदर टेस्ट सीरीज तो आपके लिए फ्री रहनी है। टेस्ट सीरीज तो जिन्होंने खरीदा है तो अच्छी बात, जो यूट्यूब से कर रहे हैं उनके लिए भी फ्री है। यूट्यूब पे मैं टेस्ट सीरीज क्या मैथ्स ही पूरी करवा रखी है। यहां से भी आप बेफिक्र होके बिना टेंशन के पढ़िए, वही सब कुछ आपको करवा रखा है जो किसी भी पेड कोर्स में करवा रखा है। दूसरी चीज, जो बच्चा परेशान होता है वो पीडीएफ के लिए होता है। तो पीडीएफ हमारे कोर्स के अंदर इस तरह से मैनेज है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होना ही नहीं है। हर क्लास के साथ उसका पीडीएफ, पैनल पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ जो मैंने करवाया है, हर क्लास के साथ में अटैच है, जो आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो उसका प्रिंट ले सकते हो। हर एक कोर्स की जो वैलिडिटी है, चाहे वो पटवार का एग्जाम कभी भी कल ही हो जाए चाहे, लेकिन कोर्स आपके पास 1 साल तक रहेगा। हर एक कोर्स जो है मैथ्स का वो आपके पास 1 साल तक, जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से लेकर आगे पूरे 1 साल तक आपके पास रहेगा। फिर भी अगर आपका कोई एक आध टॉपिक रह जाता है, आपको लगे कि आपको वापस पढ़ना हो, तो जरूर आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिएगा, अब हम शुरू करेंगे। और मॉक पेपर नंबर 2 आप लोग आज दे रहे हैं। ये पटवार की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। जो बच्चे हमारे साथ ऐप में जुड़े हैं उनका बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। जो यूट्यूब से जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत। यहां भी आपको पूरी मॉक पेपर करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। इस बैच का मैंने आपको बता दिया, स्पेशल मैथ्स फाउंडेशन बैच, कंप्लीट मैथ्स यहां सीख रहे हैं। चलिए, आज के मॉक पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिएगा। पहला सवाल, आज शुरू के 3 मॉक पेपर मैंने बताए हैं बहुत बेसिक स्तर के हैं, उसके बाद ये लेवल पर जाएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे और आप ज्यादा हवा में भी नहीं आएंगे। अपने आप को कूल रखना है, शांत रखना है, 100% ईमानदारी से प्रयास करना है। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप 2-2, 3-3 बार मैथ्स को अभी भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। बिना किसी बातों के, बिना किसी दूसरे ज्ञान के, केवल क्वेश्चंस पे करेंगे। इनका पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आप मेरे से बात करिएगा। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का सर रेशियो दे रखा है 5:7, 5:7।
नए सेशन के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। इसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। नए सेशन में ये रेशियो 1:1 हो गया। 8 लड़कों ने और एडमिशन यहां ले लिया। आरंभ में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच डिफरेंस पूछा है सर, अंतर कितना था। ये बॉयज हैं। नए सेशन में लड़कों ने एडमिशन लिया तो इनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी, लड़कियों ने तो नहीं लिया तो इनकी संख्या ना बढ़नी चाहिए थी ना घटनी चाहिए थी, लेकिन ये तो 7 से 1 हो गया। तो इसको सुधार करने के लिए लड़कियों की संख्या में सर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, इनकी संख्या बराबर कर दो। बराबर करने के लिए इस नीचे वाले रेशियो को किससे गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो सर। लड़कियों की संख्या बराबर होनी चाहिए थी। पहले ये रेशियो 5:7 था, तो गर्ल्स की जो संख्या है सर वो नए सेशन में भी उतना ही होनी चाहिए थी। तो इस दूसरे वाले रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 7 से। तो 7 गुणा 1 7 और 7 गुणा 1 7। देखो गर्ल्स की संख्या पहले भी 7 थी और अब भी 7 है, जबकि बॉयज की संख्या पहले 7 थी और नए सेशन में 5 थी, अब 7 हो गई है। तो कितने बॉयज बढ़ गए, 2। और इस 2 इकाई का मान आपको कितना दे रखा है, 8। इस 2 यूनिट का मान आपको किसके बराबर दे रखा है सर, 8 के बराबर, क्योंकि 8 लड़कों ने नए सेशन में एडमिशन लिया है। 1 इकाई का मान सर 4 होगा। 1 इकाई का मान 4 होगा। तो पहले देखें आप लोग कितने लड़के थे, 4 गुणा 5 20 लड़के थे, लड़कियां 4 गुणा 7 28, दोनों का डिफरेंस 8 का था सर। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। डिफरेंस इनके बीच 2 इकाई का है और 2 इकाई का मान तो डायरेक्ट यहां से देख पा रहे हैं आप, 8 है। ये इसका करने का एक स्मार्ट वर्क है, एक बेहतर तरीका है, लेकिन ये तरीके आप तब काम करते हैं जब आपको इसकी बेसिक समझ भी हो। तो मेरा हमेशा से प्रयास रहता है, ये प्रयास कतई नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी मैं सेकंडों में आंसर दूं और यहां से रवाना, अरे आए किस लिए हुआ फिर आप। इतना ही ज्ञान हमारे अंदर है तो आप भटको ही मत, किसी भी कोने में बैठ जाओ घर के या लाइब्रेरी में, कहीं पर बैठ जाओ, एक कोने में बैठ के भी आप बहुत बेहतर कर सकते हो। अगर आप सेकंडों में कुछ लेने आए हो तो ये लो जादू की छड़ी और किसी भी कोने में जाके बैठ जाओ। देखिए इसका बेसिक, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो सर 5:7 है, 5:7 है। इस अनुपात में वो आंसर हैं जो लास्ट में बचे हैं काटने के बाद, 5x और 7x। नए स्तर में क्या हुआ सर, नए सेशन में 8 लड़कों ने एडमिशन लिया, लड़कियों ने तो कोई नया नहीं आई, तो इसका रेशियो सर 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। इसमें 8 क्यों ऐड करा ये आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि सर नए सेशन के अंदर 8 लड़कों का दाखिला हुआ, इसके बाद ये रेशियो 1:1 हो गया। यहां से भी वही आंसर बनेंगे। बेसिक भी इजी है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से गुणा होगा तो 7x, इधर 1 से गुणा होगा तो 5x प्लस 8, ये 7x है ये 5x है, 2x बराबर 8, x बराबर 4। उस कॉमन राशि का मान 4 होगा, तो बॉयज की संख्या 5 गुणा 4 20 और गर्ल्स की संख्या 7 गुणा 4 28, दोनों का डिफरेंस पूछा है सर। शुरुआत के अंदर जो डिफरेंस था सर वो 2x का था, क्योंकि ये 7x है और ये 5x है, तो 2 गुणा 4, 8 लड़कियां ज्यादा थी सर, यही मेरा आंसर है। डिफरेंस जो था शुरुआत का वो 8 का था, लड़के आरंभ में पूछा है ना, आरंभ में लड़के और लड़कियों का अंतर 8 का है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़िए आप लोग। मैथमेटिकल ऑपरेशन सरलीकरण का एक अच्छा और एक आसान सवाल आपके साथ में है। अगर ये प्रॉपर आपको नजर नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, मैं लिखता हूं आपके लिए, 1/2 डिवाइड, छोटा ब्रैकेट बनाए, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये गुणा हो रहे हैं, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा सर, और 2 गुणा 2 4, 1/4, फिर गुणा का साइन है 1/2, फिर प्लस का साइन है सर 1/2, फिर डिवाइड का साइन है, फिर एक ब्रैकेट बना है और ब्रैकेट में दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 गुणा 1 3 और 4 गुणा 4 16। तो मैंने सबसे पहला काम छोटे ब्रैकेट को सरल किया है, गुणा कराया है, उनको मल्टीप्लाई किया है। अब देखिएगा आप लोग, ये 1/2 है सर, यहां पर डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सरल करो, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब आपको क्या करना है सर, डिवाइड करना है, तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 4/1 हो जाएगा, 1/4 की जगह क्या बन जाएगा, ये 4/1,
ये संख्या उलट जाती है, गुणा 1/2, ये प्लस का साइन 1/2, यहां भी डिवाइड का साइन है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 16/3। इसको सरल कर लो आप लोग, देखो 2 से कट जाएगा, 2 गुणा 2 4, कट गया, एक बचा है सर यहाँ पे, 1 प्लस 2 से कट जाएगा ये 8 बार, 8/3। इसको कैसे जोड़ोगे, 3 एकम 3 प्लस 8, 11/3, 11/3। इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो 11/3, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, 11/3, 11/3 ऑप्शन ए मेरे सवाल का सही जवाब होगा। आसान था सवाल बोर्ड मास का, बस बोर्ड मास में जल्दबाजी में गलती हो सकती है, बाकी कोई गलती बोर्ड मास के नियम पर नहीं होगी। नेक्स्ट, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर देने पर 5 रुपए का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, वास्तविक क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए मान लिया सर। सबसे पहले कह रहा है 5% लाभ पर बेचना है, तो 100 रुपए की वस्तु को अगर आप 5% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो वो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 105 होगा, सेलिंग प्राइस 105 होगा। और अगर 5% हानि पर बेचोगे, 5% लॉस, तो उसका सेलिंग प्राइस 95 आएगा सर। तो पहले बेचा था 105 में और अब बेचा है 95 में, कितना कम कर दिया आपने, 10 रुपए कम कर दिए सर। जबकि क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी करने पर, इसने क्या कहा 50 की कमी करने पर, लेकिन हमने तो 10 की कमी करी है। इसने कहा कि 50 की कमी करने पर 5% लाभ की जगह 5% हानि हो जाएगा, हमने तो 10 रुपए की कमी करने पर 5% लाभ की जगह 5% हानि हो रहा है। तो 10 इकाई का मान 50 दे रखा है, 10 इकाई का मान कितने रुपए है, 50 रुपए, 1 इकाई का मान 5 रुपए होगा। क्रय मूल्य नहीं पूछा, इसने पूछा वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य। 105 का आंसर निकालना है, तो 100 गुणा 5 5 और 5 गुणा 5 25, 525 प्रारंभिक विक्रय मूल्य। देखिए ये आगे आंसर, प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस बताना है शुरुआत का, प्रारंभ का, वो पैसा कम करने से पहले सेलिंग प्राइस क्या था। तो सर जो दिया गया है 50, इसको ऊपर लिखो, 50 रुपए कम किए, लेकिन हमने जब मान के कराया तो हमारा कम कितना आया, 10 ही कम आया। ये जो कम आया वो कितना आया, पहले से कम में बेचा 10 रुपए, तो 10 इकाई का मान 50 है, जो पूछा गया उससे गुणा कर दो, 105 से गुणा कर दो। अगर ये वास्तविक क्रय मूल्य पूछे तो 100 से इंटू कर देंगे, लेकिन ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये 0 कट गया और 525 मेरा आंसर है। 525 बिल्कुल सही आंसर आया होगा, किया भी होगा आप में से बहुत सारों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ब्याज से है, ये रहा। एक निश्चित धनराशि पर 4% की दर से 2 साल के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है। सीआई और एसआई का डिफरेंस जो दे रखा है वो 20 रुपए है, तो आपसे पूछा गया कि वो राशि कितना होगी। प्रिंसिपल बताना है सर, धन राशि बतानी है। तो टाइम 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 4% है, टाइम आपके पास 2 वर्ष है, और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 20 रुपए है। तो अंतर के सवाल बहुत बेहतर तरीके से सिखाए हुए हैं आपको। बता दीजिए अंतर का डायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, डी बराबर होता है सर पी गुणा R/100 का स्क्वायर। सबसे बेहतर तरीका तो ये, बाकी किसी भी तरह से कर सकते हो, प्रिंसिपल को मान के भी कर सकते हो, सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगता हो ना उससे कर सकते हो। बहुत तरीके सिखाए हैं, सीआई का क्वेश्चन मैंने 5-5 तरीके से करवाया है, लेकिन आप वो तरीके काम तभी ले पाते हैं जब उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया हो। अंतर 20 है सर, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100 गुणा 4/100, 4 से कटेगा ये 25 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, 25 गुणा 25 625, 625 गुणा 20 1200, 12,500। प्रिंसिपल हो जाएगा सर 20 गुणा 625, 625 का दुगना होता है 1250 और एक जीरो हो रहा है, तो प्रिंसिपल आ गया सर 12,500।
12,500 रुपये। ऑप्शन ए मेरे सवाल का सही आंसर है, 12,500। एक तरीका तो ये है, जो आप टाइम जब 2 साल हो तो इस डायरेक्ट फॉर्म को याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते हैं। बताओगे आप लोग एसआई का परसेंटेज कितना होगा? 4% की दर से 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 8% आएगा सर, साधारण ब्याज का प्रतिशत। सीआई का परसेंटेज 4 का दुगना 8 और 4 का स्क्वायर 16, 8.16। डिफरेंस बताओ कितना आएगा? 0.16। आप में से बताइए कितने बच्चों ने ये चीज मेरे से पहले से सीख रखी है? सक्सेसिव परसेंटेज ऐसे भी किया जा सकता है सवाल को। बताया करो आप लोग अपने सभी दोस्तों तक कि ये एक सवाल इतने तरीके से करवा रखा है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ये तरीका भी लगाया जा सकता है। प्रिंसिपल निकालना है सर, तो ये आ गया एक लाइन में आंसर। अंतर दे रखा है 20, तो उसको ऊपर लिखो। ये किसके बराबर है? 0.16 के। और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है सर। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी। 4 से काट दो 4 बार, 4 से कटेगा सर 5 बार, और 4 से फिर काट दो 25 बार। 25 गुणा 5 125, और 125 के आगे 100 से गुणा कराओगे तो 12,500। तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलेंगे, कैसे भी कर सकते हो आप। रेशियो मेथड लगाना चाहो तो परसेंटेज को सरल करके रेशियो भी बना सकते हो। 4% का मतलब होता है 1/25। तो आप लोग प्रिंसिपल मान के भी करना चाहो तो 625 रुपये प्रिंसिपल मान के भी बहुत आसानी से सवाल हो सकता है। किसी कार के मूल्य में हर साल 20% की दर से अवमूल्यन होता है, यानी कम होता है, डेप्रिसिएट है, इसका मूल्य कम हो रहा है हर साल। 2 वर्ष के बाद, आज से 2 साल बाद इस कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है? रियल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस बताना है कार का। एक कार है आपके पास जिसका मूल्य हर साल 20% कम हो रहा है। आज के 2 साल बाद इसका मूल्य 4,80,000 है। तो आज कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दे रखा है सर। 20% का मतलब 20/100, यानी 1/5। 1/5। आप चाहें तो इसको परसेंटेज को सरल करके कर सकते हैं। देखिएगा, जिस कार का मूल्य आज 5 है उसका मूल्य 1 साल बाद कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का 20% वैल्यू 1 होती है। 5 का 20% कितना होगा? 1। और 2 साल के लिए देखना है तो 5 से फिर कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। तो जिस कार का वास्तविक मूल्य ये रहा, ये रियल ओरिजिनल प्राइस है, और ये बाद का है। 2 साल बाद, 3 साल बाद, कितने साल का बाद का देख सकता है। तो 25 रुपए की अगर कार कोई आज है, वास्तविक मूल्य 25 है, तो 2 साल बाद उसका मूल्य 16 हो जाएगा। इस 16 इकाई का मान 4,80,000, यानी 3 गुना है एक तरह से उसका। 3 टाइम्स, नहीं आगे जीरो तो खैर है ही, 16 गुणा 3 48 होता है ना। तो 25 गुणा 3 75, 7.5 लाख मेरा आंसर आ जाएगा। 7,50,000 उसका वास्तविक मूल्य है। इस 16 इकाई का मान 4,80,000 दे रखा है सर। तो इसका वास्तविक यानी ओरिजिनल प्राइस जो कार का है वो कितना होगा? ओरिजिनल प्राइस या रियल प्राइस, तो आप लिखेंगे 4,80,000 जो दिया गया है वो 16 इकाई के बराबर है, और 25 इकाई का गुणा कर देंगे। तो 16 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 16 3 48, जीरो कितनी? 4। 25 गुणा 3 कितना होगा? 75, और 75 के आगे 4 जीरो, यानी 7 लाख कितना हो गया? 50,000। 750, 750। अब बिना इसके बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस आप एक्स मान लीजिए, या ओरिजिनल प्राइस को ओरिजिनल प्राइस से लिख दीजिए। हर साल जो रेट है वो 20% कम हो रही है। आज जो भी इस कार का रेट है, आज के 1 साल बाद 20% कम हो जाएगा। इसका मतलब 80% शेष बचेगा। 80% शेष बचेगा, 80/100। अगर 2 साल बाद देखना है तो 2 बार कम कर दो, 80/100 बराबर में 2 साल बाद का प्राइस दे रखा है सर कितना? 480, 4,80,000। इसको सरल करके भी आप करोगे, एक ही बातें हैं, डिजाइन का फर्क है। 20,480, 20,500, 20,480, 20,500। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। 80 क्यों लिखा? क्योंकि 20% कम हो रहा है। अगर बढ़े तो
120/100 गुणा 120/100 लिखता। अगर 10% कम होता तो 90/100 गुणा 90/100 लिखता। ये कहते हैं बच्चे एक रेशियो मेथड है, सब चीजें एक ही है, डिजाइन का फर्क है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सीआई का क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में दुगना हो जाएगी, तो बताओ ये राशि 15 वर्षों में कितना हो जाएगी? 15 वर्ष में कितना हो जाएगी? 12,000 रुपए प्रिंसिपल है जो हर 5 साल बाद दुगना होते हैं, तो 15 साल के बाद कितना गुना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे बताना है सर। तो ये बहुत आसान सवाल है। 12,000 आपने जमा कराए, क्वेश्चन कह रहा है सर 5 साल बाद दुगना हो जाएगा। हर 5 साल बाद दुगना करते रहिए। 12,000 का दुगना कितना होता है? 24,000। तो 5 साल बाद ये राशि 24,000 हो जाएगी। 24,000। 24,000 का दुगना कितना होता है? 48,000। 10 साल बाद ये राशि 48,000 हो जाएगी सर। 5 और 5 कितने साल हो गए? 10 हो गए। इसने पूछा सर 15 साल बाद कितना हो जाएगा, तो एक बार फिर से इसका दुगना कर दो। 48,000 का दुगना 96,000। 15 साल बाद सर ये राशि 96,000 हो जाएगी, 96,000 हो जाएगी। आपका समय खत्म हो गया। 15 साल बाद राशि कितना हो गई? 96,000, 96,000। आसान सवाल होता है सीआई का ये। रेशियो का x अनुपात y दे रखा है 3:4, और आपसे पूछा गया था 4x + 3y और 4x - 4y का अनुपात क्या होगा। x और y का रेशियो दिया हुआ है सर 3:4, 3:4, और आपसे पूछा है 4x + 3y, 4x 4y - 4x, 4y - 4x का रेशियो ही पूछा है, अनुपात दे करके अनुपात पूछा, तो डायरेक्ट मान रख दो, चाहे यहाँ पर x की जगह 3 रखना है, y की जगह 4 रखना है। तो 4 × 3 12, + 3 × 4 12, 12 + 12 24 ऊपर आ जाएगा। नीचे y को गुणा करना है, तो y का मान 4 है, 4 × 4 16, -4 × 3 12, ऊपर आ गया सर 24 और नीचे आ गया 4, 4 से घटेगा सर 6 बार, 6:1 आएगा, 6:1। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, 6:1। आसान सवाल रेशियो का था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किसी भिन्न का हर जो है उसके अंश से 2 अधिक है। डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर से कितना है? 2 अधिक है। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 ज्यादा है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 मोर देन इस न्यूमरेटर। अंश यानी ऊपर वाली संख्या, हर यानी नीचे वाली संख्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए, हर को 2 से गुणा किया जाए, तो वह 1/2 बन जाता है। तो बताओ दी गई भिन्न क्या थी? शुरुआत का फ्रैक्शन आपको बताना है। भिन्न क्या होता है सर? जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा होता है उसे भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर यानी अंश कहलाता है, नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर यानी हर कहलाती है। तो शुरुआत में ये कह रहा है किसी भिन्न का हर जो है वो उसके अंश से 2 ज्यादा है। तो अगर ऊपर का नंबर x होगा तो सर नीचे का नंबर x + 2 होगा, हर जो है वो 2 ज्यादा होगा। ये शुरुआत की फ्रैक्शन है। तो ये बात समझ में आ रही है? लिखा है साफ साफ, किसी भिन्न का हर उसके अंश से कितना अधिक है? 2 अधिक है। अब क्या करना है? अंश को 3 से गुणा, ऊपर वाले नंबर को 3 से गुणा तो 3x, हर को 2 से गुणा, नीचे वाले नंबर को 2 से गुणा, 2 × x + 2। तो एक जो नंबर प्राप्त होगा, फ्रैक्शन जो आएगी वो 1/2 आएगी। तो वह 1/2 आ जाता है, तो 1/2 लिख दो। इसको सरल कर लो। एक लाइन का सवाल है सर, ये 2 से 2 काट भी सकते हैं क्योंकि ये भी 2 गुणा में है, इधर भी 2 नीचे है, इधर भी 2 नीचे है। लेकिन इस वाले 2 से मत काट देना कहीं, क्योंकि ये प्लस का साइन है यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3x बराबर x + 2, ये x इधर आ जाएगा, 2x बराबर 2, x बराबर 1 आ जाएगा सर। इसका मतलब उस भिन्न का अंश जो था वो तो 1 था, हर जो था वो 3 था, 2 अधिक था। तो 1/3 मेरे क्वेश्चन का आंसर। कितना आसान सवाल है, 1/3, 1/3, 1/3। तो दी गई भिन्न क्या है? वो भिन्न जो है वो 1/3 है।
चलिए इसके बाद ऑप्शन से भी उठाया जा सकता था, 2 का डिफरेंस देखो सब में है, 2 का डिफरेंस इसमें नहीं है, ये तो गलत है, इसमें भी नहीं है, ये गलत है। अंश और हर में कितने का अंतर होना चाहिए, हर जो है वो 2 ज्यादा होना चाहिए, इन 2 ऑप्शनों में सही था, ऑप्शन से अगर उठाते तो हर इन 2 ऑप्शनों में सही था। अब एक और जानकारी भी थी आपके पास, इसको 3 से गुणा करना है, नीचे वाले को 2 से गुणा करना है, तो 1/2 आना चाहिए। एक को 3 से गुणा कराओगे तो 3 आएगा, और 3 को 2 से गुणा कराओगे तो 6 आएगा, तो 3 और 6 का रेशियो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन बी क्यों गलत है, अंश को गुणा करना है 3 से, 3 को 3 से गुणा कराओगे तो 9 आएगा, हर को गुणा कराना है 2 से, नीचे वाले नंबर को 2 से, 5 का दुगुना 10, और 9 और 10 का तो रेशियो 9:10 आ रहा है, 9/10 आ रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है 1/2 आना चाहिए था, इसलिए गलत है। ऑप्शन से भी उठ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक आयत की जो लंबाई है वो वर्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। एक आयत की जो लंबाई है वो वर्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। वर्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 वर्ग मीटर है। आयत की चौड़ाई अगर 20 मीटर, क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है क्वेश्चन, यहाँ 3 आकृतियां हैं, आसान है सवाल, हो सकता है, पर आप देखो, आप में से जो लोग YouTube से क्लास को देख रहे हैं और चाहते हैं कि YouTube पर भी आपको मॉक करवाए जाए और आगे की क्लासें भी इसी तरह से सिखाई जाए, तो आप क्लास को यूं फोकट में तो कम से कम मत घुरा करो। तुम्हें मॉक देखना भी है, तुम्हें मॉक लगाना भी है, सारी चीजें आपके लिए YouTube पर भी चलनी चाहिए, सब चल रही है, लेकिन कम से कम इतना तो इंसानियत दिखाओ कि क्लास को अपने सभी दोस्तों तक आप शेयर करें, अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, अपने हर उस पड़ोसी को, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कहीं हो सकता है आपकी शेयर करने से उसकी मैथ्स में सुधार आ जाए और आपको पता नहीं कितना बड़ा आशीष मिले, चीजें आपके पास भी आएंगी वो लोड करके। आप ही का परिवार है, तो नेगेटिव विचार कम रखते हुए दिमाग के अंदर, तो लाइक शेयर किया करो आप लोग, अगर ठीक लगता हो तो तुम्हें, और नहीं तो तुम पता है क्या करना है। अब चलो देखो इसको, ये सर एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, एक आयत है, एक वर्ग है और एक सर्कल है, ये 3 आकृतियां हैं। क्या कह रहा है ये, एक आयत की लंबाई जो है वर्त की त्रिज्या का 3/5 है, इसकी रेडियस का 3/5 है। वर्त की त्रिज्या जो है उस वर्ग की भुजा के बराबर है, ये इसके बराबर है आर, ये आर इसकी जो है वो इसके एस की भुजा के बराबर है, और वर्ग का क्षेत्रफल 4900 वर्ग मीटर है, 4900 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल है, तो इसकी भुजा 70 आ जाएगी क्या, 70 मीटर भुजा आ जाएगी सर इसकी। क्यों, क्योंकि 4900 का वर्गमूल 70 होता है, 70 गुणा 70 4900 आता है। 49 का रूट तो आपको पता ही है ना, 7 होता है, और ये 100 है तो 10 आ जाएगा। इसकी भुजा सर 70 मीटर आ गई, तो इसकी त्रिज्या भी 70 मीटर होगी सर, 70 होगी। मीटर में है ना, हाँ मीटर में है सर। वर्त की त्रिज्या का 3/5 के बराबर इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई होगी वो 70 का 3/5 करनी है। 5 से कितनी बार घटेगा, 14 बार, 14 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 42 मीटर लंबाई होगी। चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर, आसान था क्वेश्चन तो, लेकिन आकृतियां 2-3 बना दी। क्षेत्रफल पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, L/B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल होता है सर L/B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो आपने बताई 42 है, और चौड़ाई आपको पहले ही दे रखी है कितनी है, 20 है। 42 का दुगुना 84, 84, 840 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारे सवाल का सही आंसर होगा, 840 वर्ग मीटर सही आंसर है, 840। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करना है, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का वृद्धि परसेंट कितना होगा, लगभग कितना होगा, लगभग क्या 21% ही बढ़ेगा। खूब कराएं इस तरह के क्वेश्चंस, दिखते ही आंसर आया होगा आपका बिना पेन चलाए, जिन्होंने अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस कर रखी है। और जो अभी शुरू करे हैं कि आपको कुछ बनना है, जगो आप लोग, पेपर आ गया,
उनका आंसर नहीं आएगा, उनका आंसर 20 भी आ सकता है। इस धरती पर ऐसी जनता भी है। लंबाई 10 बढ़ा दी, दूसरी भुजा भी 10 बढ़ गई, 10 + 10 20 बढ़ गया, कई 40 भी दे सकते हैं, 40 ऑप्शन में ही नहीं है। किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x + - y + - x × y/100, x गुणा y बटे 100। प्लस लेना है वृद्धि के लिए और माइनस लेना है कमी के लिए। अगर बढ़ाना है तो प्लस कर दो और अगर कम करना है तो माइनस कर दो। भुजा को 10% बढ़ाना है तो 10 + 10, 10 + 10 और 10 गुणा 10 बटे 100। प्लस की संख्या को अगर प्लस के नंबर से ही गुणा कराओगे तो आंसर प्लस में ही आएगा सर। ये जीरो कट गए। 10 + 10 कितना हो गया? 20 + 1 21% मेरे सवाल का सही जवाब होगा 21%। इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 21% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 21% हमारे सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 100 मान के भी करना है क्या? चलो 100 मान के भी करा देंगे। बताइए आप लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है सर भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल होता है सर साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। इसको पहले 100 मान लिया तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 100 तो पहले ही था और भुजा पहले अपने आप में 100% होती है, जिसको आप 10% बढ़ाना चाहते हो तो नए वर्ग की भुजा 110% हो जाएगी। तो 110 बटे 100, ये उतनी बार लिखना है जितनी बार आपके फॉर्मूले में काम आ रहा है। 110 बटे 100 2 बार लिख दीजिए, ये 100 कट जाएगा। 11 गुणा 11 कितना होता है? 121। 100 से बढ़कर ये 121 हो गया। कितना बढ़ गया? 21% वृद्धि हो गई सर, 21%। यही मेरा आंसर है, 21%। 21% मेरा सवाल का सही जवाब होगा, 21%। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एक समकोण त्रिभुज है सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा त्रिभुज? समकोण। समकोण त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जिसका हाइपोटेनस, कर्ण की लंबाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी होती है वो 26 है, 26 सेंटीमीटर है सर वो। ये इसका आधार है बेस, और ये इसकी ऊंचाई है h, और ये इसका हाइपोटेनस है। क्षेत्रफल होता है सर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये इसको कहते हैं लंब का काम करता है, परपेंडिकुलर। परिमाप दे रखा है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग दे रखा है सर, 60 आएगा। तीनों भुजाओं का योग 60 है, ये आपको दे रखा है। जिनमें से एक भुजा तो आपको पता है 26 है, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, इन तीनों का योग दे रखा है सर आपको 60 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। और कर्ण का मान 26 है तो ये माइनस करोगे 26, तो आधार और लंबाई का जो लंब का योग आएगा, आधार प्लस लंब, वो कितना आ जाएगा? 60 में से 20 घटाऊं तो 40, 6 और घटाऊं तो 34। इन दोनों का योग 34 होना चाहिए सर। 34 या 44? नहीं 34। 34 और 6 40 और 20 60, सही है बिल्कुल। इन दोनों का योग जो है वो 34 आना चाहिए। आधार और लंब का योग कितना होगा? 34 होगा सर। लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है सर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसा आप लोग एज्यूम भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद है, जैसे 5 12 13 तो याद है आपको? 5 12 और 13, क्या ये 13 का दुगना है क्या? 26, और 12 का दुगना 24, और 5 का दुगना 10। तो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा 10 24 26, 10 24 और 26। तो 26 अगर हाइपोटेनस कर्ण है तो ये दो भुजाएं 10 और 24 हो सकती हैं, 10 और 24 हो सकती हैं। तो क्षेत्रफल निकालना है
तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, बताओगे आप लोग क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 10 गुणा 24। ये कट जाएगा सर 2 से 12 बार, और 12 गुणा 10 120 वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा, 120 वर्ग सेंटीमीटर। सर ये तो हमें दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे विचार दिमाग में आ जाते हैं जब आप इनको याद रखते हैं, तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होने चाहिए, तब तो ऐसा विचार दिमाग में आ सकता है। जैसे पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर याद रह जाए थोड़ा सा आसान काम हो जाता है, अगर नहीं याद आया आपको तब क्या करेंगे? तो भी तरीका तो है करने का, ऐसी बात थोड़ी ना कि होगा ही नहीं। आधार प्लस लंब का जो योग आ रहा है सर, वो कितना है? 34 है सर, 34 है, 34 है। और मुझे चाहिए आधार और लंब का गुणा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इनका गुणा कराना है, इनका गुणा चाहिए। जिस जैसे ही गुणा आ जाएगा मैं उसका आधा कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है सर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और कर्ण का मान आपको दे रखा है, कितना है? 26। तो बराबर में लिख दो, 26 का स्क्वायर कितना? 576। 26 का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आप मुझे बस केवल एक फॉर्मूला बता दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा सर आधार प्लस लंब का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है क्या, कभी बचपन में लिखा हो तो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन तो देखो बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब पूरा बेसिक समझना चाहें कि आधार और लंब कैसे आएंगे, तो आपके लिए करना पड़ेगा पूरा बेसिक से, अगर ये चीजें आपके दिमाग में ऐसे विचार उत्पन्न नहीं हो तो। फिर इसका एक शॉर्टकट भी बना देंगे कैसे डायरेक्ट करना है। तो आप देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस 2 गुणा आधार इंटू लंब, 2 गुणा आधार गुणा लंब। अब आप मुझे बताओ 34 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का तो याद है, 30 का, 30 का तो मुझे भी आता है 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225। कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए। कहां तक सर? कम से कम 30 तक, 50 तक कर लो तो और ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो याद रखने चाहिए। 34 का 1156, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है? 576, प्लस में है, इधर प्लस का है तो आगे जाके माइनस होगा। 2 गुणा आधार गुणा लंब, 1156 में से 576 घटा दो सर, तो ये आधार गुणा लंब का दुगना आ जाएगा। तो आधार गुणा लंब निकालने के लिए इसका आधा भी कर देंगे सर। तो पहले तो माइनस कराओ, ये 6 में से 6 गए तो 0, यहाँ बचा 5, 5 में 7 घटता नहीं है, 15 में 7 गया तो 15 माइनस 7 8, यहाँ क्या रह गया? 0। 10 में से 5 गया 5, 580। इसका भी आधा कर दोगे तो 290, 290 आधार गुणा लंब। कहाँ गड़बड़ कर दी? 34 कहाँ से लिखा मैंने? 34 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी क्या? 34 26 का स्क्वायर 576,
34 का स्क्वायर 1156। 1156 में से 576 घटाए नहीं सही से ना, या सही घटाए? 580 और 576 घटाए तो सही है। 580 का आधा भी सही किया है, कहीं ना कहीं देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 26 का स्क्वायर होता है 676। गलतियां होती हैं तभी तो मौक लगाने हैं। देखो गलती मेरे से भी होती है, गलती आपसे भी होती है। 26 का स्क्वायर लिखने में गलती कर दी। हो सकता है पेपर में जितनी देर बैठोगे 26 का स्क्वायर 576 ही याद आता रहे, जबकि 24 का स्क्वायर होता है 576, 26 का स्क्वायर होता है 676 सर, 676। ये 676 है सर, 676। देखो एक 6 से भी बहुत फर्क पड़ गया सवाल में। 5 की जगह 6 ही करना सर, इतनी गलती करने से भी देखो बदल जाती है मैथ्स, क्योंकि सर ये गणित है। यहाँ सबसे मेन काम है गुणा भाग, प्लस माइनस गुणा भाग। 6 में से 6 घटाया तो 0 तो ठीक है, 15 में 7 घटाए तो 8 भी ठीक है, 10 में 6 गया तो 4, 480 आएगा सर। ये आधार गुणा लंब कितना होगा? आधार गुणा लंब सर 240 आ जाएगा। और 240 का आधा कितना होता है? 120। जो आंसर तो हमारा कभी का आ चुका है। जबकि पूरा बेसिक से अगर निकालना चाहो कि आधार और लंब का गुणा क्या होगा, तो ये होगा सर। अब इसको अगर डायरेक्ट करना हो, आधार इंटू लंब अगर देखना हो, आधार और लंब का अगर गुणा कराना है तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। आधार प्लस लंब के स्क्वायर में से कर्ण का स्क्वायर माइनस करके आधा कर दो। तो ये चीजें तो अपने आप बनाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, इसको क्या रटवाऊं मैं। रटो मत, रटना ही है तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लो, ज्यादा आसान काम हो जाए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% कमी होने के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट पर केजी। ओरिजिनल प्राइस बताना है, पहले वाला भाव बताना है। प्रति किलो गेहूं का इंग्लिश में सही लिखा है, ये ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट। प्रति किलो गेहूं का ओरिजिनल प्राइस बताना है। देखिएगा तो आप लोग, इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए जब कोई भाव कम हुआ हो, इतने रुपए में इतनी वस्तु ज्यादा आ रही है, या ये भाव बढ़ जाए कम हो जाए, कुछ भी हो जाए। कई बार होगा भाव बढ़ेगा, कई बार कहेगा भाव कम हो रहा है। दोनों ही हो सकते हैं, भाव बढ़ भी सकता है और भाव कम भी हो सकता है। दो ही बातें होंगी, ये सवाल दो ही बातों पे बनेगा। भाव बढ़ेगा तो वस्तु कम आएगी, और भाव घटेगा तो वस्तु ज्यादा आएगी। आपको इस सवाल में कुछ नहीं रटना है, सब कुछ सवाल में दे रखा है। मैं गेहूं का आज का भाव देखूंगा, वर्तमान, इस गेहूं का वर्तमान भाव आज क्या हो रहा है, प्रेजेंट प्राइस, फिर देखेंगे ओरिजिनल प्राइस। पहले आज का देखते हैं, प्रेजेंट प्राइस क्या होगा। उतनी मात्रा का भाव आएगा जितनी मात्रा कम या ज्यादा आ रही है। आज 5 किलो गेहूं आज ही तो ज्यादा आ रही है, ये 5 किलो गेहूं आज अधिक खरीद पा रहा है, तो आज का रेट निकाल लिए सर 5 किलो का। क्यों ज्यादा आ रही है? 600 रुपए के में आ रही है, ज्यादा रुपया कितना है? 600। और ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि भाव 25% क्या हो गया है? कम हो गया। तो 600 का 25% निकालिए आप लोग। 600 का 25%, 25 से 150। 5 किलो गेहूं 150 रुपए की है, तो 1 किलो गेहूं आज कितने रुपए की है सर? 30 रुपए की है। 1 किलो जो गेहूं है वो 30 रुपीज है, 30 रुपए है। 1 किलो गेहूं कितने रुपए की है? 30 रुपए की। आपसे पूछा है प्रति किलो गेहूं का ओरिजिनल प्राइस। हिंदी में सही लिखना चाहिए था इसको, लेकिन जो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता हो, ऐसी सिल्ली मिस्टेक पेपर में भी आ जाती है कई बार। कोर्ट में चला जाता है क्वेश्चन, कोर्ट कहता है कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी, इस इंग्लिश ही सही मानी जाएगी, तो इसका आपको ये भी पढ़ लेना चाहिए। ऐसी कहीं सिल्ली मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, क्योंकि टाइप मैं खुद नहीं करता हूं ना। तो ओरिजिनल प्राइस आपको बताना था, यानी प्रारंभिक भाव बताना है, वास्तविक भाव रियल प्राइस बताना है। वास्तविक भाव ये तो आज का आया है भाव। ओरिजिनल प्राइस क्या था इसका?
ओरिजिनल प्राइस, ये जो 30 रुपए आया है ये आज का भाव, ये कमी के बाद है कि वृद्धि के बाद? ये सर 25% कमी के बाद है, इसका मतलब ये 75 के बराबर है और गुणा कर दो 100 से। अगर वृद्धि के बाद होता तो ये 125 के बराबर होता, लेकिन ये 25% की कमी के बाद है, इसका मतलब कम हो गया है भाव। पहले अपने आप में अगर भाव 100% थे तो अब जो भाव ये आया है आज वाला, ये 75% के बराबर है। 25 से कट गया सर 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा सर 10 बार, और 10 गुणा 4 कितना, 40 रुपए। आंसर होगा सर ऑप्शन सी, 40 रुपीज, 40 रुपए। इस तरह का सवाल बहुत आता है पेपर में। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, रेशियो से करेंगे, प्राइस का रेशियो, फिर भाव, फिर कंजप्शन की बात करते हैं। ठीक है तरीका, वो बुरा नहीं है अगर आपको आता है, तो मैंने उस तरीके से भी करा रखा है। प्राइस देखिए कम हो गया, प्राइस अगर कम हुआ है तो खपत क्या होगी, किसी वस्तु का अगर भाव कम हो रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा आती है। लेकिन वो देखो क्या कह रहे हैं, 600 रुपए में 5 किलो ज्यादा आ रही है, 5 किलो ज्यादा आ रही है। कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं, प्राइस लिखते हैं भाव, किसी वस्तु का भाव, प्राइस, उस वस्तु पर की गई खपत, कंजम्पशन, भाव देखिए तो आप 25% कम हो रहे हैं। 25% का मतलब होता है सर 1/4। 25% का मतलब 25/100, यानी 1/4। तो जो भाव पहले 4 था ओरिजिनल में, वो भाव सर अब कितना हो जाएगा, 3। 4 से 3 हो गया, तो वस्तु पर खपत जो है वो 3 से 4, इन दोनों का रेशियो इनवर्स होता है एक दूसरे का। अब जो है क्वांटिटी 4 आएगी। अगर पहले 3 किलो गेहूं आती थी तो अब 4 किलो आएगी। सर कितनी ज्यादा आ रही है, 1 किलो। 1 किलो, एक इकाई का मान इसने कितना दे रखा है, 5 किलो। इसने कितना ज्यादा बोला, 5 किलो ज्यादा आ रही है। एक इकाई का मान 5 किलो, तो इसका मतलब पहले जो गेहूं है वो 3 गुणा 5, 15 किलो आती थी। तो अब जो गेहूं आती है सर वो 20 किलो आ रही है। 4 गुणा 5, 20 किलो, 20 किलो। आपसे प्राइस पूछा है 600 रुपए में, पहले 15 किलो गेहूं आती थी, तो इसका ओरिजिनल प्राइस, इसका वास्तविक भाव क्या था, रियल प्राइस क्या था, ओरिजिनल या रियल या वास्तविक भाव। 600 रुपए में पहले 15 किलो गेहूं आता था, तो भाव कितना हो गया, 40 रुपए किलो। 15×4 = 60। ऐसे करना आता तो ऐसा कर लीजिए आप। 600 रुपए में अब जो गेहूं आ रही है वो 20 किलो आ रही है, अब क्या भाव हो गया, 30 रुपए किलो। पहले क्या भाव था, 40 रुपए किलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बताएं आप लोग फटाफट क्या आंसर दिए हो आज आप लोग। जिन्होंने दिया है वो बताइए, और जो कर रहे हैं अभी यूट्यूब से तो आप वो बताएं क्या आंसर आएगा, बताइएगा क्या आंसर रहेगा। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 10 है और सबसे लंबा विकर्ण जो है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन बनता है सम चतुर्भुज को लेकर। रोम्बस एक वो आकृति है जो स्क्वायर से बनाई गई है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो भुजा तो 10 है, इसका विकर्ण जो है वो आपको दे रखा है 16 है, ये 16 है। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दोनों के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, समकोण समद्विभाजित करते हैं। अगर ये विकर्ण 16 है तो ये 8 होगा सर, और ये भी 8 होगा। अब अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होता है तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये सर 6 होगा, तो ये भी 6 होगा। आसानी से दूसरा विकर्ण निकल गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद था, 6 8 10, 3 4 5 का दुगना ही तो है, 6 8 10। दूसरा विकर्ण 12 आ गया। क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा d1 गुणा d2, d1 गुणा d2, 1/2 गुणा विकर्ण कितना है, एक विकर्ण तो 16 है सर, और दूसरा विकर्ण 12 है सर। 2 से कट जाएगा ये 8 बार, 12 8 कितना होता है, 96, 96।
96 वर्ग सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर है, 96 वर्ग सेंटीमीटर। विकर्ण निकालने का एक और बात भी मैंने सिखा रखी है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग 4 गुणा भुजा का स्क्वायर बराबर होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इससे भी विकर्ण निकाला जा सकता है, इससे भी विकर्ण निकाला जा सकता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है विकर्णों के वर्गों का योग। तो भुजा तो आपको दे रखी है 10, तो 4 गुणा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। एक विकर्ण दे रखा था 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। दूसरा विकर्ण मुझे निकालना है d2 का स्क्वायर। तो 400 में 256 घटाओगे तो 144, 144 का रूट कर दोगे तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब आपके पास विकर्ण होगा, और परिमाप तब निकलेगा जब आपके पास भुजा होगी। तो परिमाप तो बताना आसान है, लेकिन क्षेत्रफल के लिए या तो आप लोग इस समकोण त्रिभुज का यूज करिए, ये सब के सब ट्रायंगल, इधर भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके साथ में, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 48 रुपए में हाथ में लेते हैं। ए और बी ने उस कार्य को पूरा करने के लिए 4800 रुपए का ठेका लिया एक तरह से, और सी की मदद से उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ इस 4800 रुपए की राशि में से सी को वो कितना पैसा देंगे, सी का हिस्सा। तो ए अकेला जो इस काम को निपटा देता है सर 10 दिन में, बी अकेला इस काम को खत्म कर देता है 15 दिन में, और सी की सहायता से वे इस काम को खत्म कर देते हैं। टाइम एंड वर्क, समय कार्य, यूनिटरी मेथड के अंदर आने वाला टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में। ये 5 दिन में काम खत्म कर देता है। तो सबसे पहला काम होता है कुल कार्य देखना, 10, 15 और 5। 10, 15 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, बड़ा नंबर 15 है, 15 का दुगुना 30, कुल कार्य सर 30 होगा। टोटल वर्क 30 पेड़ लगाने, टोटल वर्क, कुल कार्य 30 होगा सर। एफिशिएंसी चेक करेंगे, कार्य करने की क्षमता, जिस इंसान की कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी उसको पैसा अधिक मिलने वाला है। कार्य क्षमता यानी एक दिन में किया गया कार्य, एफिशिएंसी। ये 30 पेड़ लगाने में 10 दिन लेता है, तो ए की जो कार्य करने की क्षमता है सर वो 3 है, बी की 2 है, 15, 2, 30, और ये तीनों मिलकर 30 पेड़ कब लगाते हैं 5 दिन में। तो एफिशिएंसी देखने के लिए कुल कार्य में कुल समय का भाग दे दो, यानी ये तीनों मिलकर 6 पेड़ लगाते हैं, 5, 6, 30, तीनों मिलकर 6 पेड़ लगाते हैं। ए ने 3 लगाए हैं, बी ने 2 लगाए हैं, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो सी की जो एफिशिएंसी है सर कार्य करने की क्षमता, वो एक पेड़ लगाने की है। ये सी यहाँ पर एक आलसी इंसान है, एक दिन में एक पेड़ लगाता है। अगर इससे काम करवाया जाए तो 30 दिन ले लेगा ये, लेकिन ये तो सहायता के लिए बुलाया गया था, तो भी इसको पैसा तो देना ही पड़ेगा, पेड़ चाहे एक लगाया हो चाहे। तो सी का हिस्सा कितना होगा, लेकिन पैसा उतना ही मिलेगा जितना इसने काम करा है। तो यहाँ इस 4800 रुपए का जो बंटवारा होगा इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में होगा, क्योंकि तीनों ने साथ मिलकर काम किया है। 4800 रुपए टोटल है, तो टोटल के नीचे टोटल आएगा तीनों की कुल कार्य करने की क्षमता, 3, 2, 5 और 1, 6। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6 है सर। सी का निकालने के लिए 1 से गुणा कर दो, 6, 7, 42, 42 और बचा कितना 6, 8, 48 ही होता है, 10 कट गया, 6, 8, 48, 800 रुपए, 800। ए ऑप्शन आपका सही है, 800 रुपए मिलेंगे इसको। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणित की संक्रिया का एक बेसिक सवाल। आपको अगर प्रॉपर दिख रहा है तो बताएं फटाफट आंसर क्या होगा। 17 गुणा 8 माइनस 6 प्लस बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है या छोटा ब्रैकेट है, 27 माइनस 3 करना है, 24 होगा सर ये। 24 में फिर 6 से भाग करना है, फिर 4 माइनस करना है। तो पहले डिवाइड करेंगे, 24 में 6 का भाग 4 बार जाएगा, 6, 4, 24, और 4 में से 4 माइनस कर दोगे तो 0। तो इस ब्रैकेट का तो पूरा आंसर क्या हो गया 0। तो 17, 8, 136 और माइनस 6,
130 आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक और एक आसान सवाल था। 130 मेरा सही आंसर। 136 माइनस 6, 6 तो माइनस करना पड़ेगा ना, इसके आगे का पार्ट 0 हो गया है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। रमेश शर्मा जो है वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4,000 रुपये उधार लेके आया और वह इस पैसे को मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज पर किसी उधार दे दिया। तो बताएं ऐसा करके उसने कितना लाभ कमा लिया। ये राकेश या रमेश जो भी नाम है, इसने पैसा उधार लिया 5% वार्षिक ब्याज की दर से। कि रमेश कुमार 5% दर की ब्याज की दर से 3 साल के लिए पैसा उधार लेके आया किसी से, और किसी दूसरे को, जो कौन है, मनोहर लाल, इस मनोहर लाल को इसने 7% की दर से 3 साल के लिए पैसा आगे उधार दे दिया। तो ऐसा करके उधार कितना लेके आया था? 4,000 रुपये प्रिंसिपल था सर। 4,000 रुपये उधार लेके आया था। उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल। तो ऐसा करके उसे कितना लाभ होगा? लाभ कहां से होगा? ब्याज से ही तो होगा, और कहां से लाभ होगा? इस रमेश को लाभ कहां से मिलेगा? कि किसी दूसरे का पैसा खुद लेके आया, इसको पैसा उधार मिल गया, इसने तीसरे को पकड़ा दिया, लो तुम ले जाओ पैसे। ऐसा करके भी लाभ कमा रहा है, ऐसा करके भी लाभ कमा रहा है। तो लाभ कहां से कमाएगा? ब्याज से। तो कितना लाभ कमा रहा है वो पूछ रहा है। इसे खुद को ब्याज भरना है 5% हर साल, तो इसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज होगा सर 15% ब्याज भरना पड़ेगा। और ये खुद कमा लेगा हर साल 7%, तो इसका एसआई का परसेंट होगा सर 7 गुणा 3 21%। ये खुद कमा लेगा 21%, खुद को भरना है 15%, तो लाभ होगा सर इसको 6% का। तो 4,000 का 6% निकाल दो डायरेक्ट, यही आपका आंसर है। 4,000 का 6%, ये 0 कट गए। 240 रुपये मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। इसको जो लाभ होगा वो 240 होगा। अब तुम चाहो तो अलग अलग ब्याज निकाल के फिर माइनस कर लेना, बातें एक ही हैं, आंसर वही आना है। कुछ ऐसे हैं जो 4,000 का 4,000 गुणा 5 गुणा 3/100 करेंगे। ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये रमेश को ब्याज भरना पड़ेगा 40 गुणा 5 200 गुणा 3 600 रुपये, तो रमेश को भरना पड़ेगा। अब ये रमेश खुद कितना कमाएगा मनोहर से? तो 4,000 गुणा 7 गुणा 3/100, 3 7 21, 21 गुणा 4 84, 840 रुपये कमाएगा। कितना लाभ कमा लिया सर? 240 रुपये प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला सवाल ये है आपके साथ, बताएंगे इसका क्या आंसर रहेगा। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3,000 है। प्रत्येक का मूल्य 3,000 है। 3,000 में 2 वस्तुएं खरीदी, 3,000 की पहली, 3,000 की दूसरी। एक वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ का परसेंट क्या होगा? जब 2 वस्तुओं का खरीदा गया मूल्य बराबर हो, क्रय मूल्य बराबर हो, एक वस्तु को लाभ में बेचा गया हो, दूसरी वस्तु को उतना ही परसेंट अगर हानि में बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में ना लाभ होता है ना हानि होता। ना लाभ ना हानि कब होता? जब ये 10% लाभ और दूसरा 10% हानि पर बेचा होता, तो ना लाभ ना हानि आता। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, जबकि यहां थोड़ा चेंज किया गया है। एक वस्तु को बेचा गया 10% लाभ पर, दूसरी को बेचा गया 5% लाभ पर। टोटल 2 वस्तुएं हैं, तो 10 प्लस 2 10 प्लस 5 15, और 15 का आधा कर दो आप लोग, 7.5% लाभ कमाएगा इसने। टोटल जो ओवरऑल लाभ कमाया है वो 7.5% लाभ कमाया है। पहली वस्तु पर 10%, दूसरी वस्तु पर 5%, टोटल हो गया दोनों वस्तुओं पर 15%। ओवरऑल टोटल जो लाभ कमाया उसका परसेंट 7.5 होगा, 15 मत कर देना। अब देख लो सर पूरा बेसिक इसका, 15 भी दे रखा है ऑप्शन में। क्रय मूल्य 3,000 रुपये है पहली वस्तु का, 3,000 है दूसरी वस्तु का। कॉस्ट प्राइस दे रखा है प्रत्येक का, लिखा है ना 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3,000 है। एक वस्तु को बेचना है 10% लाभ पर, प्रॉफिट 10%। दूसरी वस्तु को बेचना है प्रॉफिट 5%, लाभ
5%। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इस दूसरी वस्तु का लाभ देख लो, नहीं तो आप लोग लाभ का परसेंट ही निकालना है तो डायरेक्ट लाभ ही निकाल लो। 3000 का 10%, 300 रुपए। 3000 का 10% कितना लाभ कमाएगा पहली वस्तु पर? देखिए पहली वस्तु पर लाभ कितना कमाएगा? 3000 का 10%, 10/100। ये जीरो कट गया। 300 रुपए का प्रॉफिट होगा पहली वस्तु पर। दूसरी वस्तु पर 3000 का 5%, 150। 3000 का 5%, 3000 है सॉरी, 30 गुणा 5, 150 रुपए। तो टोटल लाभ कितना हो गया? 450 रुपए। कुल लाभ होगा सर 450 रुपए। कुल 450 रुपए का लाभ होगा। कुल लाभ कितना होगा इसको? इन दोनों वस्तुओं पर इस आदमी को 450 का लाभ होगा। कितना परसेंट लाभ होगा? लाभ का प्रतिशत, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट का परसेंटेज। 450 का लाभ किस पर कमाया? 3000 पर कि 6000 पर? 6000 पर। टोटल दो वस्तुएं हैं ना, 3-3 हजार की, 6000 पर कमाया है। तो बटे में 6000 आएगा, गुणा करेंगे आप 100 से। यही समझने का है नीचे 6000 क्यों आया, क्योंकि दोनों में प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 3-3 हजार है। ये 2 जीरो कट गए, 15 से काट दो, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 15 बार। 15 का आधा क्या होता है? 7.5%। ये पूरा इसका बेसिक है, ये पूरा बेसिक है। ये सवाल ज्यादातर आज तक इस तरह से आता था कि एक आदमी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 में खरीदा, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया, दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया। बताओ इस पूरे व्यापार में उसे कितना परसेंट लाभ या हानि होगा? तो कुछ विद्वानों का आंसर तो आएगा 1, कुछ का आएगा 21 और कुछ का आएगा ना लाभ ना हानि। तो जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, खरीदा गया मूल्य बराबर हो, एक को लाभ में बेचा गया हो, दूसरे को उतना ही परसेंट हानि में बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस आता है। लेकिन यहां पर दोनों को अलग अलग प्रॉफिट पे बेचा गया है, ये 10% लाभ और ये 5% लाभ। तो टोटल कितना लाभ हुआ है? 15 मत कर दीजिएगा, 7.5% लाभ हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला सवाल ये है एवरेज का। ए बी सी डी का औसत वजन 56 किलो है। ए बी और सी का औसत वजन 52 किलो है। सी और डी का औसत वजन 48 किलो है। तो बताओ सी का वजन कितना है? सी का वजन, तो पहले शुरुआत में सर ये चार लोग हैं ए बी सी डी, इन चारों का कुल वजन देख लो। औसत अगर 56 है तो इसका मतलब 56 56 56 56 56, 56 को 4 से गुणा कर लो, 50 गुणा 4 200 और 4 गुणा 6 24, 224। 56 गुणा 4 224, इन चारों का वजन 224 होगा। ए बी सी का, इन तीन का, ए बी और सी, इन तीनों का, दूसरी लाइन में तीन ही लोग हैं ए बी और सी, इन तीनों का औसत वजन 52 है। तो 52 गुणा 52 गुणा 52 गुणा 3, सॉरी, या 52 52 52 तीन बार जोड़ लो, या 52 गुणा 3 कर लो। 50 गुणा 3 150, 2 गुणा 3 6, 156 हो जाएगा। 150 + 6, तो यहां से बड़े प्यार से सर डी का वजन आ जाएगा। 156 से वो कितना ज्यादा है? वो डी का वजन है। 14 में से 6 गए तो 8, क्योंकि 4 में 6 तो माइनस होता नहीं है, एक बच गया। 11 में से 5 गए तो 6, 68 किलो वजन है सर डी का, 68 किलो। सी और डी का टोटल जो वजन है सर, एवरेज है 48, 48। एक और लाइन दे रखी है, सी और डी का औसत वजन 48 है, तो टोटल होगा 48 का दुगना 96, 48 + 48 96। तो अब आप बता सकते हैं सी का वजन 96 में से 68 माइनस कर दो, 96 - 68। 6 में से 8 तो घटता नहीं है, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ बचे 8 - 6, क्या कर दिया? हाँ सही है, 8 - 6 2, 28 किलो का है ये, 28 किलो का है। 16 - 8 8, और यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 6 गए तो 2, 28 किलो। सी का वजन कितना किलो? 28 किलो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो आप लोग। 2 वर्ष के लिए
10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,642 रुपए है, तो उसी राशि का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज पूछा है। अब बताओ क्या इस बार उस डायरेक्ट फॉर्मूले की सहायता से कर पाओगे क्या? इस बार सर वो डायरेक्ट फॉर्म 2 साल के लिए काम जो आती है वो यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। डी बराबर पी गुणा आर बटे 100 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्म है 2 साल के लिए, लेकिन ये काम तब आता है जब टाइम 2 वर्ष हो। डिफरेंस अंतर, मूलधन और दर, इन तीन में से दो जानकारियां आपके पास में होनी चाहिए। तो ना तो आपके पास अंतर है और ना ही आपके पास प्रिंसिपल है। तो इस बार आपके पास टाइम तो 2 वर्ष है, सबसे सही तरीका है सक्सेसिव परसेंटेज लगाना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 11% है, तो तुम मुझे कम से कम इतना तो बताओ ऐसा ही कितना परसेंट होगा साधारण ब्याज का परसेंट। पहले साल सर 11 होगा और अगले साल भी 11 होगा। सरल ब्याज जो होता है हर साल बराबर मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है 11 और फिर 11, 22% होगा सर। सीआई का परसेंटेज कितना होगा? सीआई का परसेंटेज निकालना सिखाया है, सक्सेसिव परसेंटेज सीआई का। ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, 2 साल के लिए सक्सेसिव परसेंटेज सीआई के लिए। ए प्लस बी हो सकता है दोनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो या सेम ही हो, तो 11 प्लस 11 22 प्लस 11 गुणा 11 बटे 100 121 बटे 100, तो 1.21 यानी 23.21। कितना आएगा ये? 23.21%। या फिर आपको कोड वाला मेथड भी सिखाया हुआ है, याद है कोड मेथड? 2 साल का कोड 21, उससे भी निकाल सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज 21। तो यहां आता है सर आर और यहां आता है आर का स्क्वायर, तो दुगना करना है और स्क्वायर करना है। 11 का दुगना 22 और 11 का स्क्वायर 121। दुगना करते ही पॉइंट आता है और पॉइंट के बाद हमेशा 2 ही अंक रखने होते हैं, तो 23.21। याद आ रहा है क्या आपको? बताओ एक बार, ये चीजें पढ़ाई भी याद आ रही है क्या तुम्हें? इस बार आपको सीआई दे रखा है सर, ऐसा ही पूछा है। 4,642 जो दिया गया है इसको ऊपर लिखो, ये किसके बराबर है? 23.21 के, और गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम देखना चाहते हो। 22 से गुणा कर दो सर। इस पॉइंट को अगर हटाना चाहो तो ऊपर 100 आ जाएगा। ये इससे पूरा कट गया, बड़े प्यार से 2 बार दुगना है इसका। 22 का दुगना होता है 44 और 2 जीरो 4400 रुपए मेरा आंसर। ऑप्शन डी सही आंसर था। तो सक्सेसिव परसेंटेज से करना एक सबसे बेहतर तरीका था इस बार इस सवाल के लिए। हर तरीका सिखाया हुआ है, उनकी प्रैक्टिस, उनका रिवीजन। अब मॉक पेपर करो तो आप अपने आप समझ में आती जाएंगी चीजें कि कब कौन सा बेस्ट तरीका है। तो यहां प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए, कहीं तो करिए। पर आप अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। एक खोखला गोला जिसके आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 4 व 8 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर, एक खोखला गोला है जिसे पिघलाकर आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर शंकु का निर्माण किया गया है, तो इस शंकु की ऊंचाई कितना होगी? इसकी हाइट पूछी गई है सर। करवाया हुआ था क्वेश्चन सेम आपको। एक खोखला गोला है ये जिसका बाहरी और आंतरिक व्यास आपको दे रखा है 4 और 8, इसे पिघलाकर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाना है। जब भी किसी आकृति को पिघलाकर नया रूप दिया जाता है तो उनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं। तो इस शंकु का आयतन बराबर होगा सर खोखले गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर होगा सर खोखले गोले का आयतन। होलोस्फीयर है खोखला गोला का आयतन, खोखला गोले का आयतन। देखिए तो क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। गोले का आयतन क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर का क्यूब, आर दोनों की अलग अलग है, बाहरी और आंतरिक व्यास दे रखे हैं 4 और 8। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधा हो जाएगी। 8 का आधा 4 होता है, इसका आधा 2 होता है। तो इसको मैं R1 और R2 से लिख देता हूँ। R1 4/3 पाई आर क्यूब, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब।
यही होता है खोखले गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/, याद रखा करो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये खोखला गोला है तो बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन माइनस कर दो, आ गया खोखले गोले का आयतन। सर 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। आर का मान, शंकु की त्रिज्या, शंकु का व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी सर 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा 4, एच का मान मुझे निकालना है, शंकु की ऊंचाई, ये 4 का 4 आ गया। अब बताओ इसकी त्रिज्या, बाहर वाले की त्रिज्या 4 है, व्यास अगर 8 है तो त्रिज्या 4 होगी, आधा होगी। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का क्यूब 64, माइनस अंदर वाले की त्रिज्या, ये व्यास है 4, त्रिज्या 2 होगी, 64 माइनस 8, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। h बराबर क्या होगा, 64 में से 8 घटाइए 56/4, कितनी बार कटेगा 14 बार, 14 4 56, 14 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा, 14 सेंटीमीटर। तो एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। बस आपको केवल फॉर्मूला तो याद रखना होता है। क्षेत्रमिति को बहुत बेहतर तरीके से सिखा दिया है, हर एक PYQ करवा दिया, हर एक चीज करवा दी, बस जरूरत है तो उनको वापस से रिवाइज करने की। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोला एक घन के अंदर पूर्णतः समाहित यानी फिट किया गया है, तो घन और गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। एक घन के सामने का पृष्ठ मैं आपको दिखाता हूं, ये घन है, इसके अंदर 6 सरफेस होती हैं जो वर्गाकार होती हैं, सबकी सब सरफेस क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके अंदर आपने एक गोला बनाया हुआ है, जो इस प्रकार बनाया हुआ है, जो इसको पूरी तरह से फिट है, इसका मतलब वो हर एक सरफेस को टच कर रहा है, पूरी तरह से इसके अंदर फिट है। तो ये इसकी साइड है, भुजा है घन की, तो इसकी जो रेडियस होगी, इस गोले की जो त्रिज्या होगी, वो इसकी भुजा का आधा होगी। बस यही समझने का है। R बराबर होगा सर S/2। उस गोले का जो व्यास होगा वो भुजा से बड़ा थोड़ी ले सकते हो आप लोग, घन के अंदर ही तो फिट करना है उसको, तो उसकी त्रिज्या भुजा का आधा होगी, उसका व्यास भुजा के बराबर होगा। बस इतना ही था उसके अंदर, और कुछ नहीं है। आयतन, घन व गोले के आयतन का अनुपात, तो एक तो क्यूब है और एक स्पेयर गोला है, आयतन का रेशियो बताना है। घन का आयतन बोले कितना होता है, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर का क्यूब, कि इसके आयतन का रेशियो बताना है। ये भुजा का क्यूब, ये 4/3 का 4/3, पाई की फॉर्म में आंसर देना है तो पाई को पाई रहने दो। आर का मान ये रहा सर, तो एस का क्यूब कर दो, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, S3/8, S3 से S3 कट जाएगा सर, 4 से काटोगे ये 2 बार कटेगा, 4 2 8, तो ये आ गया सर 1 पाई 6, 3 गुणा 2, 6 बच गया नीचे, ये 6 को इधर भेज दो, 6/5, 6:पाई, 6:पाई, 6/पाई, यही मेरा आंसर है, 6/पाई, 6:पाई। चलिए और देखें आप लोग, एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल, एक सरफेस का एरिया, उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है, तो घन का आयतन क्या होगा। घन, घन के अंदर कितनी फलक होते हैं, अभी अभी वही क्वेश्चन घन का ही वो था, घन का ही सवाल ही है। घन के अंदर सर इस तरह के 6 सरफेस होती हैं, सबके सब फलक जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। एक फलक, एक सरफेस की बात कर रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो इसने क्या बोला, एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है, परिमाप का 1.5 गुना। अगर परिमाप 1 हुआ तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 1.5 आएगा सर। इस पॉइंट को हटाएंगे 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। इस भुजा से, ये भुजा 2 बार है, स्क्वायर है यहाँ पर, तो 1 कट जाएगा, तो भुजा का मान क्या आ जाएगा, इस घन की भुजा 3/2 तो पहले से आगे है, ये 4 जो भाग में है सर वो गुणा में आ जाएगा, 2 से कट गया 2 बार, 3 गुणा 2 6,
इस घन की जो भुजा है वो 6 यूनिट आ जाएगी, 6 इकाई। इकाई बता नहीं रखी कि मीटर है कि सेंटीमीटर है कि क्या है, पता नहीं है, पता करना भी नहीं, आयतन बताना है आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन होता है सर साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब करना है बस। तो 6 का क्यूब कर दो आप लोग, 6 गुणा 6 216 यूनिट के बराबर होगा सर इसका आयतन। 216, 216 इकाई, 216 इकाई मेरा आंसर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है यूनिटरी मेथड का एक और अच्छा क्वेश्चन। 3 आदमी और 4 लड़के, 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये 4 वापस क्यों लिखा है? 3 आदमी, 3 मैन एंड 4 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, कर सकते हैं, ये यहां पर कुछ भी नहीं है ना। 3 आदमी और 4 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि 13 आदमी और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी और 5 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 आदमी और 5 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? अच्छा है क्वेश्चन, ये बढ़िया सवाल है, आएगा इस तरह का सवाल। 3 आदमी व 4 लड़के, 3 मैन और 4 बॉयज, इनको जोड़ के 7 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आदमियों की कार्य करने की क्षमता अलग होती है, लड़कों की कार्य करने की क्षमता अलग होती है। इस काम को कब खत्म करते हैं? 20 दिन में। एक दिन में करवाने के लिए इसको 20 से गुणा कर दीजिए, आदमी और लड़कों की संख्या ज्यादा होगी। अब यहां पर बोला 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं। एक दिन में कराने के लिए इसको 4 से गुणा कर दीजिए, और ये काम एक दिन में खत्म करवाना है। काम एक दिन में पूरा करवाया है, एक दिन में पूरा करवाना, हमेशा एक दिन में खत्म करवा लेना। उससे हम ये देख पाएंगे कि मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। ये 20 गुणा 3 60 आदमी और 20 गुणा 4 80 लड़के अगर एक साथ मिल जाएं तो हमारा ये काम एक दिन में खत्म हो सकता है। जैसे एक जनरल सवाल आप बताना, एक आदमी को काम खत्म करने में 5 दिन लगते हैं। कोई भी काम है आपके पास, एक्स वाई जेड कुछ भी करवाना है आपको, एक आदमी से करवाओगे तो वो 5 दिन लेगा। तुम अगर चाहो कि एक ही दिन में खत्म करवाना है तो क्या करोगे? तुम 5 आदमी ले आओ एक साथ, खत्म। तो चीजें, आदमियों की संख्या बढ़ाने से काम जल्दी निपट जाता है। तो ये जो काम 20 दिन में हो रहा था, एक दिन में कराने के लिए 60 आदमी और 80 लड़के, 13 गुणा 4 52 आदमी और 96 लड़के अगर एक साथ ले आए तो ये काम एक दिन में खत्म हो सकता है। अब इसका पक्षांतरण कर दो, ट्रांसफर कर दो, आदमियों को एक तरफ ले जाओ, लड़कों को दूसरी तरफ ले आओ। ये 60 आदमी है, ये 52 है, कितना बचेगा? 8 आदमी। ये 96 लड़के हैं, ये 80, कितना बचेगा? 16 लड़के। 8 आदमियों की कार्य करने की क्षमता 16 लड़कों के बराबर है। मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 होगा सर, 16/8। आदमी अगर 2 पेड़ लगाता है तो सर लड़का तो एक आलसी इंसान एक ही पेड़ लगा रहा है। कुल कार्य देखेंगे, कुल काम है कितना, टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य के लिए चाहे तो आप इनसे करवा लो और चाहो तो कुल काम इनसे करवा लो, दोनों काम तो बराबर करके देंगे, एक दिन में काम खत्म करके देंगे और काम भी बराबर करके देंगे। एक आदमी 2 पेड़ लगाता है तो 60 आदमी लगाएंगे सर 120 पेड़, 60 गुणा 2। एक लड़का 1 पेड़ लगाता है, 80 लड़के लगाएंगे सर 180। 120 और 80 कितना हो गया? 200 पेड़ हो गए सर टोटल। इनसे लगवा लो चाहे तुम। ये 52 आदमी है, एक आदमी अगर 2 पेड़ लगाता है तो 52 आदमी लगाएंगे सर 104 पेड़। एक लड़का 1 पेड़ लगाता है तो 96 लड़के लगाएंगे सर 96 पेड़, तो भी टोटल 200 ही आएगा। 104, ये कितना होता है? 104 और ये 96। अब ये पेड़ लगवाने किससे हैं? ये लगवाना है सर 10 आदमी और 5 लड़के मिलकर काम पूरा कब करेंगे? 10 आदमी व 5 लड़के मिलकर करेंगे। टोटल कार्य 200 पेड़ लगाने का है। ये 10 आदमी है, एक आदमी 2 पेड़ लगाता है, 10 आदमी सर 20 लगाएंगे। एक लड़का 1 पेड़ लगाता है, 5 लड़के 5 पेड़ लगाएंगे।
20 और 5 कितना हो गया 25। 200 में 25 का भाग कितनी बार चला जाएगा 8 बार। 25 8 200। 8 दिन का समय लगेगा। 8 दिन में हमारा ये कार्य खत्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दिया गया कार्य एक दिन में पूरा करवाना है, एफिशिएंसी देखनी है, कुल कार्य देखना है और वो काम जिससे करवाना है उसका भाग देते। चलिएगा नेक्स्ट, एक और अगला सवाल। किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं, उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कराने के लिए 10 व्यक्तियों को एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा। प्रत्येक दिन के घंटे पूछे गए, हर दिन कितने घंटे काम करने होंगे। तो इस तरह के सवालों को बहुत अच्छे से यूनिटरी मेथड में मैंने सिखाया हुआ है कि इन सवालों को निपटाना है एमडीएच मसाले से, एमडीएच की उस बेसिक फॉर्म से, M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 S2 अपॉन W2 M2 D2 S2 अपॉन W2 सिखा रखा है ये। M का मतलब होता है सर मजदूर, D का मतलब होता है दिन, H का मतलब घंटे, W का मतलब कार्य। समय कैसा भी हो सकता है, घंटे में, दिनों में, मिनटों में, वर्षों में, दिनों, महीनों में, कैसा भी टाइम हो सकता है। मजदूर भी कोई भी हो सकता है। तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिन लेते हैं। 15 व्यक्ति, मजदूरों की संख्या 15 है, दिनों की संख्या 10 है और 12 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं। उसी कार्य को अगर काम सेम करवाना है तो W1 और W2 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर काम सेम करवाना है तो उसी कार्य को 20 दिन में कराने के लिए 10 आदमियों को, मजदूरों की संख्या 10 है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। यहां x लिख दीजिए आप लोग, x का मान पूछा है कि हर दिन उनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है तो ये सवाल हमेशा सही होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता। देखो ये 10 से 10 काट दिया, 5 से काट दिया 3 बार, 5 से कट गया सर 4 बार, 5 4 20, 4 से फिर काट दिया इसको 3 बार, और 3 गुणा 3 कितना होता है 9 घंटे। इनको हर दिन 9 घंटे काम करना होगा, प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करना होगा। इन 10 व्यक्तियों को एक दिन में हर दिन कितने घंटे काम करना होगा 9 घंटे। तो ये सवाल सबका सही हुआ होगा वैसे। चलिए नेक्स्ट, एवरेज का एक क्वेश्चन आपके साथ में है। एक बल्लेबाज द्वारा 9 पारियों में बनाए गए औसत रन जो है वो 55 है। 9 पारियों का औसत 55 है, इसका मतलब हर मैच में उसने ओवर एंड एवरेज 55 रन तो बनाए। 10वीं पारी में वह कितने रन बनाएगा कि उसके रनों का औसत 65 हो जाएगा। 10वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत क्या हो जाए 65 हो जाए। पहले औसत 55 था, अब औसत 65 हो गया। कितना बढ़ गया औसत 10 बढ़ गया सर। औसत 10 बढ़ गया, मैच 10 हैं तो रन कितने अधिक बढ़े 10 गुणा 10, 100 रन अधिक बढ़ गए, तब जाके औसत बढ़ेगा 10। 100 रन अधिक बढ़ गए तो इसका मतलब 10वीं पारी में 55 तो रन बनाए बनाए। 55 तो पहले का औसत है, अगर इससे भी कम बनाया तब तो औसत और कम हो जाएगा। अगर इस खिलाड़ी ने 55 से भी कम रन बनाए तब तो इसका एवरेज और कम हो जाएगा। तो इस 55 से कितने रन और अधिक बनाए 10 गुणा 10, क्योंकि औसत 10 बढ़ रहा है और मैच टोटल 10 है तो कुल रन 100 रन और अधिक बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब इसे 155 रन बनाने पड़ेंगे। 155 155, यही मेरा आंसर है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, 155। 155 हमारा सही आंसर है। देखिएगा 1 मिनट, 9 पारियों में औसत 55 है, 10वीं पारी में उसने पूछा कि कितने रन बनाए कि औसत 65 हो जाए। तो 9 पारियों के कुल रन देख लो, ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से करना है तो। औसत क्या होता है क्रिकेट के अंदर, अगर किसी भी बल्लेबाज का औसत निकालते हैं आप लोग तो उसका औसत होता है उसके द्वारा बनाए गए कुल रन और उसके द्वारा खेले गए कुल मैच, कुल मैच या पारियां। तो देखिए इसने क्या कहा, 9 पारियों में औसत 55 था। 9 पारियों का कुल रन कितना होगा 9 गुणा 55, और 10 पारियों कितना होगा 10 गुणा 65।
तो 10 गुणा 65 माइनस कर दो 9 गुणा 55, बस ये माइनस करके भी तो निकाल सकते हैं। ये 10 मैच में बनाएंगे कुल रन 650, और इसमें से माइनस कर दो 9 मैच में बनाएंगे 9 5 45, 4 हासिल 45 और 4 49, 495 घटा दो, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ बचेगा 14 में से 9 गए तो फिर 5 और 155। ऐसे भी कर सकते हो। ये 10 मैच में बनाए गए कुल रन में से 9 मैच में बनाए गए कुल रन माइनस कर दिए तो उसके रन आ जाएंगे, जो मेरा सही आंसर होगा 155। सही है। चलिए इसके बाद और आगे क्या रह गया। तो ये था आज का मॉक पेपर जो आपका कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है मुझे आप सब लोगों से कि आप सब ने बहुत बेहतर किया होगा आज के इस मॉक पेपर में। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि एक बेसिक स्तर का मॉक था ये। तो शुरू के 3 मॉक पेपर में लेवल थोड़ा ठीक रखा गया है, कम रखा गया है। धीरे धीरे चीजें अपने आप में बढ़ा दूंगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हवा में भी नहीं आना है ना, कि अगर आपने सभी सही कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स की किताब साइड में रख दो बस। तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस थे, जनरल क्वेश्चंस थे। ये हमारा सभी एप्लीकेशन पर सारे इस तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। पटवार वीडियो कॉम्बो बैच है, ये रीट का बैच था शिक्षा साथी। अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन पर भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, बाकी आप यूट्यूब पे इसी तरह से आप फ्री में पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है। पूरा कंप्लीट मैथ्स यहाँ भी करवाया जा रहा है। और एक और बैच जो आज हम लोगों ने शुरू किया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, स्पेशल मैथ्स फाउंडेशन बैच, जो कंप्लीट टारगेट करेगा राजस्थान के आने वाले हर एग्जाम को। अभी इसकी जो फीस रखी गई है वो थोड़ा कम रखी है, 599 में आपके लिए कोर्स उपलब्ध है। जो कोर्स आपके पास साल भर तक रहेगा, 1 साल तक रहेगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस ऐप पर आएंगी वो सब इस कोर्स के अंदर इंक्लूड भी रहेंगी। तो आप चाहें तो एप्लीकेशन पे जुड़िए, चाहे तो आप लोग यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन कहीं ना कहीं से आप जरूर पढ़ना शुरू करिए। आप भटकते रहोगे यूट्यूब पे तो आप लोग पूरी उम्र इसी में निकल जाएगी, आप यही सर्च नहीं कर पाओगे कि क्या सही क्या गलत है। तो ये था आज का मॉक पेपर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को कुछ अच्छा सीखने को और बेहतर सीखने को मिला होगा। तो आप जरूर क्लास का रिव्यू दिया करो, उसी से एक एनर्जी और उसी से एक मोटिवेशन आता है कि यूट्यूब पे भी जो हमारे साथ क्राउड जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और अपनी मैथ्स को और बेहतर कर भी रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही था। नमस्कार, मिलेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। टाटा।